नमस्कार, मैं हूं वर्षा चौधरी और आप देख रहे हैं एसएस न्यूज सिटी हलचल। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राज्य मंत्री गुलाबो देवी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। सोमवार को एलआईयू ऑफिस में वैदेशिक शाखा का हुआ शुभारंभ, साथ ही पुलिस को इस कार्यक्रम के लिए दी गई बधाई। आरएसडी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर का हुआ शुभारंभ, सीएमओ द्वारा फीता काटकर किया गया शुभारंभ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा स्कूलों द्वारा अभिभावकों के शोषण किए जाने पर किया गया प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के माध्यम से जिलाधिकारी को भेजा ज्ञापन। सोमवार को सर्किट हाउस में समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण राज्य मंत्री गुलाबो देवी ने विभाग के अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने योजनाओं की कार्यप्रणाली की जानकारी ली और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सोमवार को सर्किट हाउस में समाज कल्याण राज्य मंत्री गुलाबो देवी ने विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी से योजनाओं की कार्यप्रणाली की जानकारी ली। इस दौरान बैठक में विभिन्न योजनाओं पर बातचीत करते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन सही से किया जाए। साथ ही यह भी कहा कि किसी भी लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हवाला देते हुए कहा कि योगी जिस तरह से दिन रात मेहनत करके प्रदेश के हित में कार्य कर रहे हैं, उसी तरह हमें भी कार्य करने हैं। राज्य मंत्री ने अधिकारियों से जानकारी लेते हुए कहा कि सरकार के द्वारा सदन में बहुत सी योजनाओं में बदलाव किया जा रहा है, जिससे कि सभी को लाभ मिल सके। बैठक के बाद राज्य मंत्री गुलाबो देवी ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जनता की सभी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। तो वहीं कहा कि समाजवादी पेंशन योजना का नाम भी परिवर्तित हो सकता है। हमारे जिले के सारे अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। हम ये देख रहे हैं कि विगत सरकारों में जो अव्यवस्था थी, अब वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जितनी भी योजनाएं जनता के हित की हैं, बहुत सारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे, इसी संबंध में हमने विचार विमर्श किया और पूरी जानकारी ली इस विभाग की, समाज कल्याण विभाग। क्या रहा, क्या पाया है आपने फिलहाल जो अभी तक तो बताया है सब लोगों ने, बड़े जिम्मेदार यहाँ लोग बैठे हुए हैं, प्रमुख हैं, एमएलसी हैं, सभी लोगों ने अपने, हमारे चेयरमैन हैं बहजोई के, जो अव्यवस्था थी वो हम भी जानते हैं, अधिकारी भी जानते हैं। उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है, पूर्ण परिवर्तन होगा और जैसा हमारे माननीय मोदी जी चाहते हैं, जैसे हमारे माननीय योगी जी चाहते हैं, उसी आधार पर हमारे अधिकारी कार्य करेंगे। यहाँ पर अभी आप इस तरह के लोगों पे क्या एक्शन करेंगे? अब ये जितने भी दलाल किस्म के लोग थे, जो महिलाएं हैं हमारी विधवा और वृद्धा महिलाएं, उनको बिना कमीशन खोरी के तो कोई पैसा लेने ही नहीं देते थे। ये सारी बातें इनके संज्ञान में लाई गई हैं अधिकारियों के, कि पिछली मानसिकता को सब समाप्त कर दें। अब कोई इस प्रकार की आपके आगे परेशानी नहीं है जो दबाव से आपसे काम लिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के जो भी उद्देश्य हैं, जो उनका मकसद है कि गरीबों तक सारा पैसा पहुंचना चाहिए, उसमें हम और प्रशासन और आप सबके सहयोग से उन तक वो सब लाभ पहुंचेगा। और ये योजना बहुत अच्छी योजना है, गरीबों की है, गरीब छात्रों की है, गरीब महिलाओं की है। हम समझते हैं कि सबको पूरा लाभ मिलेगा। मैडम एक चीज़ बताइए, पिछली सरकार में जो अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे थे, अधिकारी खासकर कर्मचारी तो वही रहते हैं, क्या उन अधिकारियों के रहते पारदर्शिता संभव है, जिनकी आप ही लोग, भाजपा के लोग ही उनकी शिकायत करते रहे? आपने बहुत अच्छी बात कही है। पूरा प्रदेश हमारा है, पूरा प्रशासन हमारा है। आज इन अधिकारियों को यहाँ से हटा दिया जाए, कल दूसरे जिले में चले जाएंगे। हमें इनकी मानसिकता को बदलना है और अपने अनुसार जो कि नीति, नियम, संस्कारों के आधार पर हमें कार्य कराना है, जिससे जनता के लिए राहत मिले। ना तो अधिकारी कहीं चले जाएंगे, न जिले कहीं चले जाएंगे और केवल दलालों की ही बंदी होगी। वो हमारे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, हम लोग बैठे हुए हैं, वो झांकेंगे भी नहीं। मतलब इन्हीं लोगों की मानसिकता बदल के आप इनको मानसिकता बदलनी पड़ेगी। जी।
अधिकारी कहीं भी जाएंगे ये तो अधिकारी रहेंगे, जहाँ अनियमितताएं पाई जाएंगी वहाँ इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमारा जो विश्वास है वो ट्रांसफर में नहीं है। हमारा विश्वास ये है कि आप अपनी मानसिकता को बदल दें, कोई परेशानी है तो हमें बताएं, क्योंकि हम शासन में बैठे हुए हैं। लेकिन जो योजनाएं हमारी हैं उनको कार्यान्वित करने में कोई भी हिचक आपकी नहीं होनी चाहिए, बीच में कोई अवरोध नहीं रहना चाहिए। समाजवादी पेंशन योजना चल रही थी, उसी नाम से चलेगी, उसका नाम नहीं, उसका नाम बदला जाएगा, वो तो चेंज। और क्या क्या बदलाव, क्या योजना नई सरकार ला रही है गरीबों के लिए? अभी सदन चलने दीजिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 6 बजे से सभी विभागों की समीक्षा करते हैं और उस समीक्षा में वही देखते हैं कि अब तक क्या हुआ और कितना हुआ, आगे हम इससे भी बेहतर क्या कर सकते हैं। देखो, योजनाएं कोई खराब नहीं होती, उनके क्रियान्वयन करने वालों की मानसिकता जब ठीक नहीं होती है तभी उनका लाभ जनता तक नहीं पहुंचता है। जो योजनाएं चल रही हैं उनमें और हम अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बात की समीक्षा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रोज कर रहे हैं। समाजवादी पेंशन योजना मतलब जो कुछ भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, ये बात कही गई थी ना, जी पैसा बढ़ाएंगे, जी हाँ कही गई है, लेकिन हम पहले कोई ऐसी बात आपके समक्ष नहीं कहेंगे जब तक कि वो पटल पे ना आ जाए। इस मौके पर समाज कल्याण अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी आर.के. सक्सेना आदि तमाम अधिकारी उपस्थित रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। सोमवार को कांट रोड स्थित LIU कार्यालय में वैदेशिक शाखा का शुभारंभ IG जोन विजय प्रकाश ने फीता काटकर किया। साथ ही IG ने मुरादाबाद पुलिस को इस स्वच्छ कार्य के लिए बधाई दी। वैदेशिक शाखा का शुभारंभ करने के उद्देश्य से आज IG जोन बरेली विजय प्रकाश मुरादाबाद पहुंचे। कांट रोड स्थित LIU कार्यालय पर SSP मनोज तिवारी और SP सिटी अभिषेक यादव ने बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। वहीं मुख्य अतिथि को सलामी भी दी गई। अभी आपने ज्वाइन किया है क्या? इसको ये है बहुत बढ़िया। अंदर जाइए यार, आपको इधर करिए, पकड़ के आइए, आओ। अच्छा काटिए। तो इसमें रिसेप्शन एरिया क्या है? ये चीज बहुत जरूरी है। अभी जब मैं गोंडा में था, मैंने पहले और अब दोनों की फोटो लगाया, क्योंकि ये हमारा कंट्री को बिल्कुल। IG ने वैदेशिक शाखा का फीता काटकर शुभारंभ किया और साफ सफाई के इस कृत्य की सराहना की। उसमें फॉरेनर्स का आना जाना रहता है, प्लस पुलिस से रिलेटेड पब्लिक का पॉजिटिव इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा LIU ऑफिस के थ्रू होता है, क्योंकि पासपोर्ट का वेरिफिकेशन और जो FRRO के कर्तव्य हैं वो सब इन्हीं के थ्रू यहाँ होता है। तो उसका जो है SSP साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से और SP सिटी ने रेनोवेट किया है और प्रेजेंटेबल बनाया है। कुछ टॉयलेट्स वगैरह बनवाए हैं, साफ़ सफाई की तरफ ध्यान रखा गया है, पीक और वो सब जो गंदगी है उस सब चीज़ों के लिए इसको अच्छा बनाया गया है। तो नीटनेस की तरफ, सफाई की तरफ ये लेके गए हैं। इस दौरान SP देहात अखिलेश नारायण सिंह, SP ट्रैफिक शोएब इकबाल, CO महेश कुमार, CO विशाल यादव भी मौजूद रहे। श्री काशीराम शहरी गरीब आवास योजना में से निरस्त 271 भवन के लिए कचहरी में लोकवाड़ी ऑफिस में भवन के आवंटन के लिए फॉर्म जमा किए जा रहे हैं। श्री काशीराम शहरी गरीब आवास योजना में से निरस्त 271 भवनों के लिए कचहरी प्रांगण में आवंटन के आवेदन जमा करने वालों की काफी भीड़ रही, जिसमें अब आवेदन करने वालों की तिथि जिला प्रशासन ने 18 अप्रैल कर दी है, जिसकी विस्तृत जानकारी ADM फाइनेंस हिमांशु गौतम ने SS न्यूज सिटी हलचल को दी। दरअसल काशीराम आवास योजना में हमारे पास 241 आवास, कुछ आवास कैंसिल किए गए थे, कुछ के आवंटन नहीं हो पाए थे। इस प्रकार 241 आवास हमारे पास रिक्त पड़े थे जिन पर हमें आवंटन करना था। तो उसकी शासन की तरफ से प्रक्रिया ये निर्धारित है, उसको लॉटरी बेसिस पर हम उन आवासों का आवंटन करते हैं। पिछली बार ये आवंटन 5 दिसंबर को हुए थे। उसके बाद जो आवास खाली रह गए थे या जिन्होंने नियमों का पालन नहीं किया, किराए पर उठाया गया, उनके आवास निरस्त हुए।
अब हमारे पास 241 आवास शेष हैं जिनको जातिगत आधार पर हमें आवंटन करना है और हम उसके लिए लॉटरी की प्रक्रिया अपनाएंगे, जिसके लिए हमने फॉर्म आमंत्रित किए हैं। फॉर्म 3 तारीख से बंटने शुरू हुए थे, आज उनकी आखिरी तारीख थी, लेकिन कतिपय जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये अवगत कराया गया और पब्लिक के लोग भी हमारे पास आ रहे थे। वो ये कह रहे थे साहब अभी हमारे प्रमाण पत्र इत्यादि नहीं बन पाए हैं, इसलिए हमें इसमें थोड़ा सा समय बढ़ा दिया जाए। तो जिलाधिकारी महोदय से इस बात को डिस्कस किया गया और उनकी राय लेकर के इसको 7 दिन का समय और बढ़ाया गया है। अब ये हमारे जो भी हैं फॉर्म, ये 18 तारीख की शाम तक, हालांकि 7 दिन तो 17 को खत्म हो रहे हैं, लेकिन 17 को चूंकि अवकाश है इसलिए 18 तारीख की शाम 5 बजे तक हम इनके आवेदन स्वीकार करेंगे। जब सारे स्वीकार हो जाएंगे इसके बाद इनकी जांच होगी। जांच में जो भी आवेदन सही पाए जाएंगे उनको लॉटरी के लिए एलिजिबल माना जाएगा और डीएम साहब से तिथि को पक्का करने के उपरांत इस पर लॉटरी की जाएगी। सफल अभ्यर्थियों को आवंटन पत्र दिए जाएंगे। ये इसकी पूरी प्रक्रिया है। यूपी बोर्ड का नया शैक्षिक सत्र 2017-18 1 जुलाई से शुरू होगा। इस संबंध में शासन में आदेश जारी कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव और इसके नतीजों के कारण यूपी बोर्ड की परीक्षाएं देरी होने के कारण यह फैसला लिया गया है, जिसकी विस्तृत जानकारी DIOS प्रदीप कुमार द्विवेदी ने SS न्यूज सिटी हलचल को दी। शासन द्वारा जो शैक्षिक सत्रों का निर्धारण है वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही शैक्षिक सत्र हमारे निर्धारित है, लेकिन हमारा जो 2017-18 का जो शैक्षिक सत्र होगा वो चूंकि विधानसभा निर्वाचन के कारण परीक्षाएं जो हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद की वो बाधित हुई हैं और परीक्षाएं 16 मार्च से प्रारंभ होकर के अब 21 अप्रैल तक चलेंगी। उसके बाद परिषदीय परीक्षाओं की जो उत्तर पुस्तकें हैं उनके मूल्यांकन का कार्य होगा, जो 27 अप्रैल से स्टार्ट होकर के लगभग वो 12 या 15 मई तक खत्म होगा। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए केवल सत्र 17-18 के लिए जो नया सत्र है वह 1 जुलाई से प्रारंभ होगा, लेकिन इसमें कोई भी जो सेवा संबंधी लाभ है शिक्षकों को वह पूर्व व्यवस्था के अनुसार 31 मार्च तक ही देय होंगे और हमारा जो प्रवेश का कार्य होगा और जो शिक्षण कार्य का प्रारंभ होगा वह 1 जुलाई से प्रारंभ माना जाए। पढ़ाई जो है फिर अगले महीने से अगले 2 महीने से शुरू होगी। 100% हम लोग इसके लिए पूरी तरह से तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे गृह परीक्षाओं के भी परीक्षाफल पूर्व की व्यवस्था के अनुसार घोषित किए जा चुके हैं। जिन विद्यालयों में परिषदीय परीक्षा का केंद्र था और अगर उनकी गृह परीक्षाओं के परीक्षाफल अब तक घोषित नहीं किए गए हैं तो वे बोर्ड परीक्षा संपन्न होते ही वो परीक्षाफल भी घोषित कर दिए जाएंगे और हम लोग 1 जुलाई से सत्र को प्रारंभ करने के लिए जो भी प्रारंभिक तैयारियां होती हैं विद्यालय स्तर पर, उन सभी प्रारंभिक तैयारियों को करने के लिए हम अपने जनपद के प्रधानाचार्यों की एक बैठक भी आहूत करेंगे बोर्ड परीक्षा के बाद और उनको शासन के जो निर्देश हैं, शासन की जो मंशा है कि हर बच्चे का नामांकन हो, हर बच्चा स्कूल में उपस्थित रहे, उसकी 100% उपस्थिति हो, हमारी कक्षाएं नियमित रूप से संचालित हों, इसको हम लोग एश्योर करेंगे। शासन स्तर से भी इस पर कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें एक निर्देश ये भी है कि अगले शैक्षिक सत्र से सभी विद्यालयों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस ली जाएगी। इसके अलावा ये भी निर्देश प्राप्त हो रहे हैं कि सभी विद्यालयों में CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे, चाहे वो हमारा राजकीय विद्यालय हो, चाहे हमारा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हो, चाहे हमारा वित्तविहीन विद्यालय हो। सभी विद्यालयों में CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे ताकि CCTV कैमरे का जो बैकअप होता है उस बैकअप के आधार पर जब भी हम कभी निरीक्षण करने जाते हैं तो हम उसके बैकअप के आधार पर हम एश्योर हो लें कि यहाँ कक्षाएं नियमित रूप से चलती हैं और बच्चों की उपस्थिति भी नियमित रहती है और टीचर्स की उपस्थिति भी नियमित रहती है, ताकि एक शिक्षण का माहौल बने और एक अच्छे माहौल में अगर हमारा सत्र प्रारंभ होगा तो निश्चित रूप से उससे हमारे बच्चों का भी भला होगा और समाज का भी भला होगा। तो 1 जुलाई से प्रारंभ होकर के और हम 30 सितंबर तक हमारी लास्ट डेडलाइन होती है, लेकिन अब यह इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई भी बच्चा अगर प्रवेश लेना चाहता है और किन्हीं भी पारिवारिक कारणों से अगर वो प्रवेश नहीं ले पाता है तो जब भी वो प्रवेश के लिए इच्छुक होगा बच्चे को हम लोग प्रवेश दिलाएंगे ताकि हर बच्चा स्कूल तक पहुंचे। प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता के लिए खास पहल शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई है, जिसकी विस्तृत जानकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय कुमार ने SS न्यूज सिटी हलचल को दी। शिक्षा को बेहतर करने के लिए इसमें बेसिक शिक्षा परिषद से एक कैलेंडर आया हुआ है जिसमें शैक्षिक गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार के लिए पूरे वर्ष का पाठ्यक्रम कक्षा वाइज बनाकर भेजा गया है। जैसे कक्षा 1 में है 1 से 5 तक में, जैसे आप अप्रैल में क्या पढ़ाएंगे, जैसे कलरव है जिसने सूरज चांद बनाया, उसमें दो चैप्टर को 2 या 3 चैप्टर को शामिल किया गया। हर विषय
चाहे हिंदी हो, गणित हो, विज्ञान, अंग्रेजी, सारे विषय को उसमें शामिल किया गया है कि आप हर महीने में क्या क्या पढ़ाएंगे। उसमें एक पाठ्यक्रम जो चैप्टर है उसको निर्धारित कर दिया गया है। अगस्त में है, अगस्त में आप शैक्षिक जो सत्र होता है उसमें अर्धवार्षिक परीक्षा कराएंगे और अप्रैल में, मार्च अप्रैल में आप वार्षिक परीक्षा कराएंगे। इस प्रकार पूरे सत्र के लिए एक शैक्षिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है और इसके प्रभावी अनुश्रवण के लिए समस्त ब्लॉक स्तर पर ABSA को, खंड शिक्षा अधिकारी को मॉनिटरिंग करने के लिए उनका उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है कि आप महीने में कम से कम 20 विद्यालय का निरीक्षण करेंगे और एक निरीक्षण प्रारूप पर अपनी आख्या बनाकर BSA कार्यालय को सूचित करेंगे। अगर किसी प्रकार की इसमें लापरवाही या अशिष्टता बरती जाती है तो इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों का। सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले विद्यार्थियों और अभिभावकों के निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा किए जा रहे अभिभावकों के शोषण को लेकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा गया। सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले विद्यार्थियों और अभिभावकों व कार्यकर्ताओं ने निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा किए जा रहे अभिभावकों के शोषण को लेकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी जोहिर बिन सगीर के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा। वक्ताओं ने कहा कि पढ़ाई के नाम पर बिजनेस करने वाले पब्लिक स्कूलों को फीस बढ़ाने से भी अधिकारी नहीं रोक सके। इस वर्ष पब्लिक स्कूल फीस नहीं बढ़ाएगा, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। अब तक प्राइवेट स्कूलों की मनमानी जारी है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो पब्लिक स्कूलों ने जो अभिभावकों का शोषण करे जा रहे हैं, निरंतर शोषण करे जा रहे हैं, उनकी फीस वृद्धि इतनी हो गई है कि आम अभिभावक उस फीस को भरने में असमक्ष है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की टीम मर्यादा इकाई के द्वारा DM महोदय को ज्ञापन देने आई है। ये देखिए विडम्बना, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपने कार्यालय में 9 बजे पहुंच जाते हैं, हमारे DM महोदय 11 बज चुके हैं, अभी ऑफिस में नहीं आए। स्टाफ को पता नहीं कहाँ है। तो ऐसी इस मौके पर मेजर राजीव ढल, चकित चौधरी, प्रशांत सिंह आदि उपस्थित रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। सोमवार को RSD हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का शुभारंभ CMO डॉक्टर संजीव यादव ने फीता काटकर किया। आज मुरादाबाद महानगर का स्वास्थ्य सेवा संस्थानों की संख्या में एक और इजाफा हो गया। MDA स्थित रामगंगा विहार फेज 2 में RSD हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का मुख्य अतिथि CMO डॉक्टर संजीव यादव ने फीता काटकर शुभारंभ किया। CMO डॉक्टर संजीव यादव ने हॉस्पिटल की OPD का शुभारंभ भी किया। ये नर्सिंग कॉलेज ग्लास से देखे, ग्लास का ही सिस्टम रखिए। नहीं बिल्कुल ग्लास से देखें, क्योंकि पेशेंट्स के साथ एकदम उस समय इतने सारे लोग होते हैं कई बार। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य शिक्षा के डायरेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने दूरभाष द्वारा प्रबंध तंत्र को बधाई दी। इस संस्थान की शुभकामनाएं अपनी प्रेषित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये संस्थान दिनों दिन अपनी उन्नति करता रहे और एक अग्रणी उद्देश्य संस्थान में बने। एक बार आपके परमिशन से हम CMO साहब उन्नति करें आपका संस्थान। थैंक यू वेरी डॉक्टर VN त्रिपाठी लखनऊ से जो। इस दौरान ACMO डॉक्टर रंजन गौतम और CMO डॉक्टर संजीव यादव ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट को बधाई दी कि अच्छे संस्थान जनपद में आए जिससे मरीजों को बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े। उसी के क्रम में RSD परिवार में बहुत अच्छी मेडिकल रिसर्च सेंटर के रूप में परिणित हुआ, अभिसंजित हुआ। इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। दिन पर दिन इन परपेचुएशन और इन स्पेड ये और उच्च संस्थान अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करे।
और यहाँ जो दो नई चीज देखने को मिली, एक तो फ्री फॉर और फ्री ओपीडी, ये अपने आप में विलक्षण शुरुआत है। और इससे पैरेलली हम पेड मरीजों के साथ साथ वो मरीज जो अर्थहीन है या किसी प्रकार से अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको भी बेहतर चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए तत्पर है। तो इसी से साथ में ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये संस्थान दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों को प्राप्त करे और आप सभी को मेरी बहुत बहुत हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर सबसे पहले तो मैं इसके मैनेजमेंट और विशेष तौर पर विनोद जी और श्रीमती मिसेस कुमार और इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर गौरव जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बधाई हमारे सारे अतिथि जो यहाँ इनको आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं उन सबको भी है, और बधाई मुरादाबाद जनपद में और मुरादाबाद शहर में तमाम लोगों को भी कि एक मुरादाबाद लगातार मेडिकल के क्षेत्र में प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। ये अत्यंत ही प्रसन्नता का विषय है। एक समय था जब छोटी से छोटी स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए लोगों को यहाँ से दिल्ली जाना पड़ता था और ये माना जाता था कि मुरादाबाद में इलाज संभव नहीं है। धीरे धीरे हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इस पर्टिकुलर एरिया में, खासतौर पर जो कांट रोड जो कि मुरादाबाद का सबसे विकसित एरिया माना जाता है और लगातार बढ़ता जा रहा है ये एरिया, इसमें बहुत आवश्यकता भी है कि यहाँ अच्छे संस्थान रहें। तो उस कड़ी में ये एक अच्छा प्रयास है और मैं पूरी तरह इस बात से मुतमईन हूँ कि यहाँ जिस आशा और विश्वास के साथ इन लोगों ने ये प्रयास किया है कि एक बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा सकें, मॉडर्नाइज चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा सकें, व्यवस्थाएं आज से आगे के 10 वर्ष को ध्यान में रख के बनाई जाए, जो कि इनका प्रयास दिखाई देता है इस पूरे संस्थान में। जैसे मैं जरूर ये कहना चाहूँगा कि आजकल जो चिकित्सा क्षेत्र है वो इतना ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गया है, उसमें मॉडुलर ओटीज का होना, उसमें ड्राइव इन इमरजेंसी का होना, उसमें स्पेशलाइज्ड आईसीयूज अलग अलग होना, स्पेशली बच्चों के लिए न्यूनेटल आईसीयू और पीडियाट्रिक आईसीयू अलग अलग उनकी स्थापना करना, ये एक विजन को दर्शाता है। जो कार्यक्रम के दौरान आरएसडी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के चेयरमैन डॉक्टर विनोद कुमार ने मुख्य अतिथि और बाहर से आए मेहमानों का आभार व्यक्त किया। एडिशनल सीएमओ डॉक्टर रंजन गौतम, मेडिकल डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट डॉक्टर गौरव कुमार, जेपी हॉस्पिटल से पधारे ऑन्को सर्जन डॉक्टर रंजन गौतम एवं सीएमओ साहब के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में हम ये एक नया अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना आरएसडी कैंपस में कर रहे हैं। इस हॉस्पिटल में जैसा कि मुझे समय समय पर निर्देश मिलते रहे, उसके अनुसार हमने अपनी तरफ से अधिक सुविधाएं देने की प्रयास किया है। जैसे कि हमारी जो इमरजेंसी है वो ड्राइव इन इमरजेंसी, अगर कोई सीरियस पेशेंट है तो डॉक्टर को उस तक नहीं आना या उसको स्ट्रेचर में डाल के इमरजेंसी में नहीं लेके जाना, ये डायरेक्ट इमरजेंसी तक पहुंचेगी। इसी प्रकार जो ओटी हमने एस्टेब्लिश किए हैं वो अपने आप में एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है मॉडुलर ओटीज। आप लोगों ने मॉडुलर किचन के बारे में तो बहुत सुना होगा, ऐसे ही मेडिकल चिकित्सा में मॉडुलर ओटीज एक नई पद्धति है, वो हमने इसमें बनाए। 4 इसमें आईसीयू बनाए गए हैं, जिसमें एक मेडिकल आईसीयू है, एक सर्जिकल आईसीयू है, देन न्यूनेटल्स आईसीयू है और फिर पेडियाट्रिक आईसीयू है। और पूरी जो सुविधाएं हैं उसको ऑनलाइन कर दिया गया है। जो भी इसमें पैथोलॉजी की रिपोर्ट होगी या रेडियोलॉजी की रिपोर्ट होगी, अगर कोई चाहे कि उसको बॉम्बे या दिल्ली में करना है तो एवरीथिंग इज ऑनलाइन, किसी भी प्रकार की कोई हिडन चीज नहीं रखी गई। कारण ये है कि अस्पताल या डॉक्टर्स अपने आप में मरीजों की सेवा के लिए होते हैं, पर कभी कभी ऐसी भ्रांति भी आ जाती है कि कुछ शायद ऐसे टेस्ट कराए जा रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है। तो ऐसी कोई भ्रांति इस अस्पताल के लिए या जान से जुड़े चिकित्सकों के लिए पैदा ना हो, इसलिए सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया।
अगर कोई पेशेंट के पास किसी कारण पैसा नहीं है, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी है या इमरजेंसी में है, तो एक फ्री वार्ड का भी इनॉग्रेशन अभी हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव यादव के द्वारा किया गया है, जो कि ये 100 शैया में से 10% हमने फ्री वार्ड रखा है, जिसमें 10 बेड है और टोटल इसकी कैपेसिटी अब जो है वो 100 बेड की है। और मैं समझता हूं कि आप लोगों के इस दौरान एसएस न्यूज चैनल के डायरेक्टर ललित कौशिक, डॉक्टर दिनेश, सुरेश जैन, के मिश्रा, अमर सिंह सागर सहित भारी संख्या में संभ्रांत लोग मौजूद रहे। सोमवार को डॉक्टर हेनीमेड के 262वें जन्म दिवस पर महाराणा प्रताप पार्क सिविल लाइंस में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में डॉक्टर्स मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर हेनीमेड की मूर्ति पर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम में सभी डॉक्टर्स ने अपने अपने विचार भी व्यक्त किए। हमें खेद है कि वो हमारे बीच आज नहीं आ पाए किसी व्यस्तता के कारण, और इस मौके पर मैं स्वर्गीय बीना जी का भी जो है तत्पश्चात राजकुमार शर्मा द्वारा डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त का बैज लगाकर व माला पहनाकर स्वागत भी किया गया। आज होम्योपैथ का प्रारंभ करने वाले होम्योपैथ के विश्व में जन्मदाता डॉक्टर हेनीमन का 262वां जन्मदिन है और पूरी दुनिया में आज के दिन डॉक्टर हेनीमन को याद किया जाता है, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला जाता है और आज के दिन संकल्प लिया जाता है कि पूरी दुनिया में होम्योपैथ चिकित्सा पद्धति को हम विस्तार दें, समाज में इसके प्रति विश्वसनीयता बढ़े, समाज में बेवजह की भ्रांतियां उनका हम निवारण कर सकें और सबसे सस्ती, सरल, सहज और सुलभ ये चिकित्सा पद्धति है जिसे नवजात से लेकर और बुजुर्ग तक इसको प्रयोग कर सकते हैं बिना किसी संकोच के, और ये एक स्थायी विधि है चिकित्सा की। इसका पूरी दुनिया में प्रचार हो, प्रसार हो, इसी हेतु डॉक्टर हेनीमन के चरणों में विनम्र पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए उन्होंने जो बीजारोपण किया है, आज जो विशाल वटवृक्ष के रूप में दुनिया में फैल गई है ये पद्धति, इसको और मजबूत करने के लिए, पुष्ट करने के लिए आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर रोहित मित्तल ने किया। डॉक्टर हेनीमन के जन्मदिन को हम वर्ल्ड होम्योपैथी डे के नाम से मनाते हैं। पूरी दुनिया हम अपने उस होम्योपैथी के जन्मदाता को याद करते हैं जिसने इस होम्योपैथी को बनाया और मानवता की सेवा में एक ऐसा पुष्प उन्होंने डाला, ऐसी बीज उन्होंने डाला जिससे दुनिया में जो है मानवता की सेवा करने का एक सच्चा अवसर होम्योपैथी को मिला। होम्योपैथी का जो जन्म जर्मन में हुआ, लेकिन आज दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर फ्लरिश कर रही है होम्योपैथी, और हिंदुस्तान के अंदर 60% जनता होम्योपैथी को खाती है, मरीज लाभान्वित हो रहे हैं उससे, और बिना साइड इफेक्ट की चिकित्सा एकमात्र ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। दवाएं इतनी सूक्ष्म मात्रा में होती है कि हमें लेने में परेशानी नहीं होती, कॉस्ट इतना कम होती है जिसे हमें अफोर्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इतनी सुलभ और अच्छी चिकित्सा पद्धति को देने वाले जन्मदाता डॉक्टर हेनीमन को हम आज श्रद्धांजलि देते हैं और शपथ लेते हैं कि उनके जन्मदिन पर ये शपथ लेते हैं कि जिससे कि हम जनता की सेवा में हमेशा कार्य करते रहें, मरीजों के साथ एक अच्छा व्यवहार और सहायता बनी रहे, और जितना स्नेह हम मरीजों के साथ रखते हैं शायद किसी दूसरे होम्योपैथी के अलावा कोई भी डॉक्टर इतने प्यार से मरीजों से बात नहीं करता। इसलिए मरीज से हमारे निकटता के जो संबंध बनते हैं उससे वो और जल्दी ठीक होता है। धन्यवाद। इस मौके पर डॉक्टर अनुज गुप्ता, डॉक्टर विनीत गुप्ता, अमित अग्रवाल, डॉक्टर रजनी, डॉक्टर एसपी सिंह, डॉक्टर अनीता आदि उपस्थित रहीं। कौसर अली, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। सोमवार को मिशन इंद्रधनुष को सफल बनाने के लिए कोर पीसीआई द्वारा ई रिक्शा रैली निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में ई रिक्शा चालक मौजूद रहे। आज कोर पीसीआई जन कल्याण समिति द्वारा मिशन इंद्रधनुष को सफल बनाने के लिए एक रैली का आयोजन किया गया। मिशन इंद्रधनुष 10 अप्रैल से 20 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों को प्रतिरक्षित किया जाएगा।
बचाव के टीके जरूर लगवाएं। सतरंगी, इंद्रधनुष, काली खांसी, गला पर टीके लगाए जा रहे हैं। आप अपने बच्चों को नजदीकी टीकाकरण केंद्र। रैली को शहर इमाम सैयद मासूम अली आजाद व डॉक्टर रणवीर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जैसा आप हजरात को मालूम है कि हमारे मुल्क में ऐसे बहुत से अमराज पैदा हो रहे हैं, जैसे पोलियो है। इस सिलसिले में यहाँ पर जो केस निकलते थे, हमारे आपके सबकी कोशिश से वो ड्राफ्ट मिलाकर हमारा मुल्क पोलियो से मुक्त हो चुका है। अब कोई केस नहीं निकल रहा है, लेकिन फिर भी उनके नए बच्चे पैदा होते हैं और हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर जैसे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, हमारे केस बाकी हैं। लिहाजा उसके एहतियात के लिए दोबारा ये कोर्ट होता रहता है, तो आपको चाहिए कि पोलियो ड्राफ्ट बराबर पिला दें ताकि हमारे बच्चे पोलियो से महफूज रहें। वैसे इतनी महंगी दवा है कि आप ना अपने खर्चे से आप नहीं पिला सकते। काफ़ी महंगी गवर्नमेंट ने अपने फ्री साथ कर रखा है, इसका आप फायदा उठाएं। नंबर 2 बात यह है कि टीकाकरण शुरू होने वाला चलता है 20 तारीख तक। इसके अंदर टीरिया है, काली खांसी है और बहुत टीबी है, बर्ड इलाज, मलेरिया इसके इलाज है। इसके अंदर आप इनको भी 10 तारीख की जाए आप टीका लगवाइए ताकि हमारे बच्चे इस वर्ष में महफूज रह सकें। क्योंकि दवा बल्कि अल्लाह ताला का दिया हुआ है, दवा भी अल्लाह ताला की दी हुई है। ज़्यादा हमें इलाज करना सुन्नत है, ज़्यादा इलाज के जरिए इन मर्दों को खत्म कराएं ताकि हमारे बच्चे तंदुरुस्त रहे, हमारा समाज तंदुरुस्त रहे, हमारे अंदर बीमारी न हो। और तंदुरुस्त समाज ही अपने घर की तरफ कर सकता है, शहर की पूरी तरफ कर सकता है। जाकर सेहत और गनीमत जानकर बच्चों को 2 चीज़ें हैं, नंबर 1 सेहत याद होना चाहिए बच्चे, और नंबर 2 तालीम। इन चीज़ों पे हमारा ध्यान होना चाहिए कि बच्चों को सेहत का ख्याल रखें और तालीम का ख्याल रखें ताकि हमारा समाज तरक्की करता रहे। इस अवसर पर कोर पीसीआई के अख्तर रजा, सरिता सिंह, सुमित सक्सेना, मोहम्मद रफी आदि मौजूद रहे। इंद्रधनुष जो टीकाकरण का कार्यक्रम है, इसके संबंध में जागरूकता रैली निकाली जा रही है। इस मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के दौरान जो बच्चों को 8 जानलेवा बीमारियां होती हैं, उनसे बचने के टीके लगाए जाते हैं। इसमें जो 8 जानलेवा बीमारियां हैं, एक तो इसमें से सबसे पहले टीबी होती है, डिफ्थीरिया होती है, काली खांसी होती है, टेटनस होती है, निमोनिया है, पोलियो है, हेपेटाइटिस बी है, खसरा है। ये 8 बीमारियां हैं जिनके बच्चे के टीके लगाए जाएंगे। और इस मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के दौरान जो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे छूटे हुए क्षेत्र होते हैं, उनको विशेष तौर पे कवर किया जाता है। जो छूटे हुए बच्चे होते हैं उनको विशेष तौर पे कवर किया जाता है। तो ये 8 जानलेवा बीमारियों से बचने के टीके बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को फिटनेस से बचने के टीके लगाए जाएंगे इसके दौरान। तो शहरवासियों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? शहरवासियों से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जो उनके क्षेत्र में टीकाकरण सत्र लगा हुआ है, वहाँ पर अपने परिवार की गर्भवती महिलाओं को ले जाकर और बच्चों को ले जाकर उनके टीके अवश्य लगवाएं और जांच करवाएं ताकि स्वस्थ बच्चा और स्वस्थ जच्चा हो सके। सोमवार को अंबिका प्रसाद इंटर कॉलेज में मिशन इंद्रधनुष के प्रथम चरण का शुभारंभ सीएमओ डॉक्टर संजीव यादव ने किया, जिसमें 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार सूबे की आवाम को उच्च स्वास्थ्य सेवाएं देने के प्रति गंभीर है। इसी को लेकर बच्चों को 8 बीमारियों से निजात दिलाने के मकसद से मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आज मिशन इंद्रधनुष के प्रथम चरण का शुभारंभ अंबिका प्रसाद इंटर कॉलेज में सीएमओ डॉक्टर संजीव यादव ने बच्चों को दवा पिलाकर किया। मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम की शुरुआत है आज से, यानी 10 अप्रैल से 20 अप्रैल तक 0 से 2 वर्ष तक के सभी ऐसे बच्चों को जिनका किसी कारणवश टीकाकरण पूर्ण नहीं हुआ है, उन बच्चों को, और जो गर्भवती माताएं हैं जिनका टीकाकरण ड्यू है या छूट गया है, उनके लिए विशेष टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। ये अभियान प्रधानमंत्री के निर्देश पर विशेष तौर पर चलाया जाता है और इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग प्रयास ये करता है कि जिन जगहों पर टीकाकरण कम हो, जहां घुमंतू या हाई रिस्क परिवार रहते हों, जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं या मलिन बस्तियाँ हैं, या जहां किसी कारणवश हमारी एएनएम नहीं हो, वैकेंट सेंटर हो और इस कारण से टीकाकरण कम हो पाया हो, ऐसे सभी जगहों को चिन्हित करके वहां पर 0 से 2 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए 8 बीमारियों के खिलाफ होने वाला टीकाकरण उन बच्चों को दिया जाता है। इसके साथ साथ
जो गर्भवती माताएं होती हैं उनको भी टीके लगाए जाते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि 0 से 2 वर्ष तक के जो भी बच्चे छूटे हुए हों और गर्भवती माताएं जो छूटी हुई हों, उन सब के लिए अगर आपके पड़ोस में कोई भी टीकाकरण कैंप लग रहा है तो वहां आकर अवश्य टीकाकरण करवाएं। इस दौरान डीआईओ डॉक्टर रणवीर सिंह भी मौजूद रहे। रविवार की रात करुला स्थित सर सैयद नगर में सर सैयद एसोसिएशन की महानगर इकाई की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र के विकास और अमनो-अमान कायम करने को लेकर चर्चा की गई। बीती रात करुला स्थित सर सैयद नगर में सर सैयद एसोसिएशन की महानगर इकाई के कार्यालय का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ के वक्त सपा नेता फिरासत हुसैन गामा ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देकर शुभकामनाएं दी। यहाँ आने का जो हमारा उद्देश्य वो ये था कि इनकी जो यहाँ सोसाइटी सर सैयद एसोसिएशन के नाम से संचालित है, सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इस सोसाइटी के अध्यक्ष भाई आबिद साहब को कि इन्होंने बहुत अच्छा नाम सुझाया और ऐसे महापुरुष का नाम इन्होंने अपनी संस्था का रखा है जिन्होंने शिक्षा का दीप जलाया और हम लोगों का सर ऊंचा आज पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। सर सैयद अहमद साहब ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना की। वहीं एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद आबिद ने अपने साथियों का आभार व्यक्त किया। जो एक महानगर कार्यालय की ओपनिंग की गई है, जो हमारी सोसाइटी के पदाधिकारी काफ़ी समय से हमारे साथ संघर्ष कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, शानू भाई इनकी पूरी टीम, इनको हमने आज नियुक्ति पत्र दी है। महानगर अध्यक्ष बनाया शानू भाई को, इनकी पूरी टीम को नियुक्ति पत्र देकर, ताकि जो इन्होंने हमारे साथ में बहुत ईमानदारी से लगन से सर सोसाइटी के लिए और खिदमत कल का काम किया है, जन समस्याओं का काम किया है, तो इनकी मेहनत को, ईमानदारी को, इनकी लगन को देखते हुए आज हमारी सोसाइटी ने इन पदाधिकारियों को आज इनको सम्मान किया गया है नियुक्ति पत्र देके। हम चाहते हैं आगे भी इसी तरह से मेहनत करें और लोगों की खिदमत करें। एक जनहित का काम जो हमारे सर सैयद अहमद खान ने किया था अपनी कौम के लिए, देश के लिए, वो काम भी करें। ये हमारी दुआएं हैं इन लोगों के साथ में और हम उनके साथ में पूरे। इस दौरान मोहम्मद शानू, मोहम्मद फयाज, मोहम्मद जान, सनफ शमसी, महबूब हुसैन भी मौजूद रहे। मोहम्मद इमरान, SS न्यूज मुरादाबाद। श्री मेहंदीपुर बालाजी सेवा समिति के तत्वावधान में बुद्धि विहार में चल रहे बालाजी जन्मोत्सव में पंडित हरीश चंद्र मिश्रा ने भगवान श्री राम के जीवन पर कई प्रसंग सुनाए। श्री मेहंदीपुर बालाजी सेवा समिति के तत्वावधान में बुद्धि विहार में चल रहे बालाजी जन्मोत्सव में पंडित हरीश चंद्र मिश्र ने भगवान श्री राम के जीवन के कई प्रसंग सुनाए। जनकपुरी में उन्होंने राजा जनक के सीता स्वयंवर की प्रतिज्ञा से लेकर भगवान श्री राम के विवाह तक का वृतांत सुनाया, जिसे सुनकर भक्त मंत्रमुग्ध हो गए और पूरा पंडाल भगवान श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। भक्त भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे, बधाइयां गाई जाने लगी। जय श्री राम, जय श्री राम, सियापति रामचंद्र की जय, गगनभेदी जयकारों से वातावरण भी भक्तिमय हो गया। संगीतमय श्री राम कथा को सुनने के लिए अपार जनसमूह उमड़ पड़ा। इसी क्रम में बालाजी म्यूजिकल ग्रुप के कलाकारों ने बालाजी के भजनों को सुनाकर समा बांध दिया। अनिल सक्सेना और वंदना राही के स्वरों से पंडाल गूंज रहा था। भक्त तन्मयता के साथ भजनों का आनंद ले रहे थे। जिन्होंने आज तक कोई गुरु नहीं बनाया, कहते हैं उनके गुरु उनके आदरणीय माँ बाप होते हैं। तो एक बार उठाइए हाथ अपने अपने श्री गुरु के पावन चरणों में और बोलिए एक बार अपने अपने गुरु महाराज की। और कहा है बाबा के चरणों में, सारे तीरथ आपके चरणों में। श्री बालाजी सेवा समिति और श्री महाकालेश्वर बालाजी धाम मंदिर के महंत संजय अग्रवाल का समिति के पदाधिकारियों और भक्तों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। वरिष्ठ उप महंत सचिन अग्रवाल और उप महंत मनु अग्रवाल, बीडी सरोज ने महंत संजय अग्रवाल को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम के पश्चात श्री बालाजी की महाआरती उतारी गई और प्रसाद वितरित किया गया।
व्यवस्था में बीडी सरोज, शैलेंद्र प्रकाश गुप्ता, अनिल शर्मा, राकेश जायसवाल, संजीव अग्रवाल, अमित अग्रवाल, योगेश अग्रवाल, मनु अग्रवाल, हरिओम गुप्ता, आशीष अग्रवाल, करुणेश अग्रवाल, सुभाष अग्रवाल, कमल अग्रवाल, अमित टंडन, मुकेश शर्मा, आदित्य सक्सेना आदि ने सहयोग दिया। गोविंद पाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। रविवार की रात मझौला थाना क्षेत्र में गृह कलेश के चलते एक महिला ने नशीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। गृह कलेश के चलते महिला द्वारा नशीले पदार्थ का सेवन करने की ये घटना मझौला थाना क्षेत्र स्थित मियां कॉलोनी की है। दरअसल यहां पर जावेद का परिवार रहता है। बीती रात उसके भाई इमरान और पत्नी नाजरीन में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसी विवाद के चलते पत्नी नाजरीन ने नशीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जावेद, ये मृतक नाज़रीन कौन आपकी? बीवी है साहब मेरी। कैसे मौत हुई इसकी? उन्होंने दवा खा ली। क्यों खाई दवा? ये तो इनमें देवर भाभी में कुछ अनबनी हुई थी, तो इस चक्कर में हाल ही में खाना खाने गया, मैंने आगे देखा वहाँ पे, तो ये दवा खा। तो किस बात को लेकर आना खाने गई देवर भाभी? वही घर के पीछे। मैं यहाँ पे ही हूँ अभी। सोमवार को मैनाठेड़ थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने घायलों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया है। सड़क हादसे में 2 युवकों के घायल होने की ये घटना मैनाठेड़ थाना क्षेत्र स्थित डिंगरपुर की है। दरअसल मैनाठेड़ थाना क्षेत्र के नरौंदा निवासी शमशाद और राशिद गजरौला में मजदूरी का काम करते हैं। आज वह गजरौला जाने के लिए घर से मुरादाबाद टेम्पो द्वारा आ रहे थे। उसी दौरान डिंगरपुर और ताहरपुर के बीच अनियंत्रित होकर टेम्पो पलट गया, जिसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। आरिफ, ये घायल कौन है आपके? ये मेरा चचेरा भाई। अरे कैसे चोट लगी इनके? ये टेम्पो में आ रहे थे, टेम्पो पलटा रोड पे। अच्छा, कहाँ पर पलटा ये डिंगरपुर और ताहरपुर के बीच में पलटा। कितने लोग घायल हुए अभी? ये 2 ही हैं, एक मेरा सगा भाई, एक मेरा चचेरा भाई है। अच्छा, कब की घटना है? ये लगभग 10 बजे के आसपास का टाइम है। सुबह 10:30 रविवार की शाम लाजपत नगर स्थित दरगाह हजरत पहलवान साहब उर्स के तीसरे दिन सुबह कुरान खुआनी हुई और रात में नातिया महफिल सजी। रविवार को लाजपत नगर दरगाह हजरत पहलवान साहब के उर्स के आखिरी दिन बाद नमाजे फर्ज कुरान खुआनी हुई और बाद नमाजे जौहर कुल शरीफ हुआ। वहीं रात को नातिया महफिल सजी, जिसकी सदारत हाजी फरहत अली ने की। तो ये समझो फूल जब खिल उठे तो ये समझो। उर्स के इस मौके पर दरगाह सज्जादा नशी, इफ्तिकार हुसैन, हाफिज मसूद चिश्ती, अमीर हुसैन, इरशाद साबरी आदि लोग मौजूद रहे। कौसर अली, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। रविवार की शाम पीरजादा स्थित दरगाह हजरत खुर्शीद हसन साहब का सालाना उर्स के आखिरी दिन कव्वाली की महफिल सजी, जिसमें अकीकतमंद लोग मौजूद रहे। है
के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। नमस्कार। राज्य मंत्री गुलाबो देवी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। सोमवार को LIU ऑफिस में वैदेशिक शाखा का हुआ शुभारंभ, साथ ही पुलिस को इस कार्यक्रम के लिए दी गई बधाई। RSD हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर का हुआ शुभारंभ, CMO द्वारा फीता काटकर किया गया शुभारंभ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा स्कूलों द्वारा अभिभावकों के शोषण किए जाने पर किया गया प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के माध्यम से जिलाधिकारी को भेजा ज्ञापन।